Yes, students, let's start our discussion with chapter number 7, structural organization in animals. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स में वो क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी अपीयरेंस कैसी है, बोलो मुझे, अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, आउटर अपीयरेंस या उनकी इंटरनल जो बॉडी है, उनकी बॉडी की एनाटॉमी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी एनाटॉमी कैसे बनी है, उनकी टिश्यूज कौन कौन से टिश्यूज से मिलके उनकी बॉडी बनी है। ठीक है, तो उनकी बॉडी कौन कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी है, कितने टाइप्स के टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, कौन से हमारे परमानेंट टिश्यूज की बात भी हम करेंगे। तो हम देखते हैं टिश्यूज का डिस्कशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एनिमल्स में अगर बात करते हैं हम टिश्यूज के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने प्लांट्स का डिस्कशन किया था, देखिए। तो इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। यानी एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों की स्टडी हम करके आए हैं। यूनिसेलुलर में हमने देखा कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक ही सेल से होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी में मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, सेम बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू ऑर्गेनाइज मैनर में। जो बॉडी है सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जैसे हाइड्रा की, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत 1000 सेल्स होती हैं, उनके टाइप्स भी अलग होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ बिलियन ऑफ सेल्स हैं जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो किस तरीके से ये सेल्स बॉडी में वर्क करेंगे उनके साथ, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो एक साथ एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को आप टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो हम देख सकते हैं जैसे टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी, इस तरीके के सारे ऑर्गन कौन बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो आते हैं हम एनिमल टिश्यूज पे, यानी एनिमल्स की बॉडी किन किन टाइप्स के टिश्यूज से मिलकर बनी है। तो जो एनिमल टिश्यूज हैं ये 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियल से हमें क्या समझ में आया, यानी हमारी एपिडर्मिस, आउटर कवरिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी आउटर कवरिंग है बॉडी की वो किस तरीके से कवर करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, यानी जैसे हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, बोन्स की बनी हुई है, टेंडन्स की बनी हुई है, लिगामेंट्स की बनी हुई है। तो किस तरीके से हमारी 2 बोन्स या सारी बोन्स बॉडी की आपस में कनेक्शन बना के ट्रांसफर कराती हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका, या हमारी बॉडी को लोकोमोशन किस तरीके से मिलता है, कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, यानी जो हमारी मसल्स हैं बॉडी के अंदर उन वो कैसे हमारी स्किन से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से मसल्स बोन से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके का उनके बीच में कनेक्शंस बने हुए हैं, कौन से टिश्यूज उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हम सब मस्कुलर टिश्यू में पढ़ेंगे। न्यूरल, तो हम सभी जानते हैं न्यूरल टिश्यूज के बारे में। न्यूरल टिश्यू में क्या रहेगा, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रहेगा, यानी हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है और कैसे पूरी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Our first one is epithelial tissue. We are going to describe epithelial tissue. तो epithelial tissue मतलब epithelium, तो प्लूरल क्या है इसका, एपिथीलिया। तो ये क्या है, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, इसका फ्री सरफेस होता है, और विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये जो सरफेस है हो सकता है बॉडी फ्लूइड की तरफ हो, यानी अंदर अगर किसी ऑर्गन के एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। देखिए हमने बात करी, हमारे स्टमक की बात करी अगर, तो स्टमक की अगर लाइनिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसकी लाइनिंग के बाहर क्या है, बॉडी फ्लूइड, यानी ये अपना एक्सटीरियर एनवायरनमेंट किसको मानेगा, बॉडी फ्लूइड को। इसी तरीके से अगर हम अपनी स्किन की बात कर रहे हैं, हमारे हैंड्स हैं, तो हैंड्स के अंदर जो हमारी स्किन है ये कहाँ है, इसके लिए आउटर एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारा
सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है उसको आप इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, और वहां पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होती है, इसीलिए सारी सेल्स क्या है आपस में, क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, आपस में बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जिन्हें हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम क्या है? इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और ये किसको लाइनिंग करती है? हमारी बॉडी की कैविटीज को, डक्ट्स को, जैसे यूरिनरी डक्ट्स की हम बात करते हैं, मैमरी ग्लैंड्स में डक्ट्स की बात करते हैं। तो इन सभी डक्ट्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की जो लाइनिंग है उन सब के ऊपर सिंपल एपिथेलियम की कवरिंग होती है। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? जब दो या उससे ज्यादा सेल्स की लेयर होती हैं, और हमारी स्किन जो है वो एक क्या है? कंपाउंड लेयर है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें कभी चोट लग जाती है, हमारी आउटर स्किन छिल जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन उस स्किन के अंदर भी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि स्किन के अंदर भी स्किन है, ठीक है। यानी वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर बनी हुई है, और लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू को ही हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और अगर सिंगल लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की, तब उसको हम सिंपल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे सिंपल एपिथेलियम फिर से कितने टाइप्स की है? 4 टाइप्स की, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया। देखिए सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहले आती है स्क्वैमस। स्क्वैमस किसकी मेड अप ऑफ? सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। ये देखिए स्क्वैमस में बाउंड्री इरेगुलर है, फ्लैट सेल्स हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि सेल है तो मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस तो होगा ही ना, ठीक है। सेल किसकी बनती है मिलकर? सेल इज कंपोज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या है? वहाँ साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्क्वैमस में हमने देखा कि हमारी जो सेल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज हैं और फ्लैट हैं, और ये कहाँ पर मिलती है? हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारे लंग्स के एयर सैक्स में। और ये क्या इनका फंक्शन है? डिफ्यूजन कराना, यानी एक्सचेंज कराना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट वो डिफ्यूजन कहलाता है सॉल्यूट का। और अगर सॉल्यूट का मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तब आप उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में मूवमेंट यानी फंक्शन क्या है उसका? डिफ्यूजन के थ्रू, यानी मूवमेंट कराना पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक। फिर क्या आ जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ सेल्स कैसी हैं? ट्यूब लाइक सेल्स हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक ही लेयर की क्यूब जैसी सेल्स का बना हुआ है, और ये कहाँ मिलता है? हमारी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स है, जैसे हमारा मुंह है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वहां पर, उनकी जो डक्ट्स है वहां पर हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। या जो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, उनके अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कुछ सीक्रेट करना। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सलाइवा सीक्रेट करना। और एब्जॉर्ब करना यानी जैसे आउटर एनवायरनमेंट से वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, जैसे किडनीज के नेफ्रॉन्स करते हैं। तो एपिथेलियम जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
पीसीटी होता है नेफ्रॉन में किडनी का, वो माइक्रोविल्लाई होते हैं उसके अंदर। तो माइक्रोविल्लाई का क्या काम है, यानी छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंट होना, ताकि वो एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करा दें। तब आप उसको क्या कहते हैं, जो हमारा नेफ्रॉन होता है इसमें हमारे दो होते हैं, पीसीटी और डीसीटी, दो पूरे डक्ट की हम बात करते हैं। तो ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डीसीटी होता है। तो इसके अंदर माइक्रोविल्लाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो इसी को हम माइक्रोविल्लाई कह रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को। फिर हम देखते हैं आगे, जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो किसकी बनी हुई है, टॉल और स्लेंडर सेल्स की। थर्ड फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कॉलमनर सेल्स कैसी है, बड़ी बड़ी है ना, सिलिंड्रिकल शेप है। और इनके न्यूक्लियाई कहाँ पर है, ये भी आप देख सकते हैं, बेस की तरफ। अगर एक कॉलमनर सेल्स ने अपने आप को डाउनवर्ड अरेंज किया हुआ है, तब नीचे यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिल गया, और उसका अपवर्ड अरेंजमेंट है तो ऊपर की तरफ न्यूक्लियस मिल गया। यानी एक न्यूक्लियस जनरली ऊपर से एक नीचे से अरेंज मिलेगा आपको। फ्री सरफेस के पास माइक्रोविल्लाई होते हैं और वो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक में सीक्रेशन करना जैसे म्यूकस का, और इंटेस्टाइन में जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन कराना इनका काम है। अब अगर कॉलमनर सेल्स के पास सीलियां आ जाएं, जैसे कि इस फिगर में फ्री एंड पे बाहर की तरफ, तब आप इनको सीलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और इनका फंक्शन होता है किसी भी पार्टिकल को या म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव कराना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे ब्रोंकियोल्स में या फेलोपियन ट्यूब्स में। तो फेलोपियन ट्यूब्स का क्या रोल है, अब आप देखेंगे यहाँ पर। फेलोपियन ट्यूब्स फीमेल यूट्रस की अगर हम बात करते हैं, या ओवरीज प्रेजेंट है, ओवरीज क्या रिलीज करेंगी, ओवा रिलीज करेंगी। ओवा कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। और अब यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, किस टाइम पे होती है, जब इजैकुलेशन होता है जाइगोट बनाने के लिए, जब मीटिंग होती है मेल और फीमेल जाइगोट और एग की, सॉरी स्पर्म और एग की टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ स्पर्म जब आते हैं तो जो फेलोपियन ट्यूब के सीलियाज हैं वो ही क्या करेंगे, इसके स्पर्म को मूव कराने में ओवा की तरफ, और ओवा को स्पर्म की तरफ मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये सीलियरी मूवमेंट का रोल हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक, तो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब्स में क्या इनका रोल है। ठीक, अब क्या आता है, कुछ कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं उनके पास सीक्रेशन का फंक्शन भी आ जाता है। तब आप उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने आपके यहाँ रिप्रेजेंट की है। ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जिसमें आप देखेंगे एक ही टाइप की सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पर्पल और रेड हर तरीके की अलग अलग सेल्स आपको दिख रही हैं। ठीक, अब जब आप आगे बीएससी एमएससी लेवल पे पढ़ते हैं तब आपको इनके सब पार्ट्स भी पढ़ने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर क्या है, फिर से ग्लैंडुलर सेल्स हैं जिनको आप गॉबलेट सेल्स के नाम से जानते हैं। और मल्टी सेलुलर के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, यानी सारी सेल्स का एक बंच यानी गुच्छा बना हुआ है, जिन्हें आप सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पॉरिंग ऑफ द सीक्रेशन, यानी वो सीक्रेशन अपना किस तरीके से सीक्रेट कर रही हैं, इनको हमने टू टाइप से डिवाइड किया है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, देखिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं, हमारे माउथ में या हमारे स्टमक में या माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना, या हमारे कान में जो वैक्स ईयर वैक्स है वो बनना, ऑयल का सीक्रेशन हमारी स्किन पे,
मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का सीक्रेशन, या स्टमक में या हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन, इन सभी का काम किसके थ्रू होता है? डक्ट्स के थ्रू होता है। ऐसी ग्लैंड्स को आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए एक टैप है, टैप हमने ओपन कर दी और उस टैप का वाटर क्या होगा? इस पूरे रूम में, इस पूरी क्लास में फैल जाएगा। तो ऐसे सीक्रेशन को आपने क्या कहा? एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, जिनके सीक्रेशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर पासेज या पाथवे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ एक हम पाइप लगा दें और उस पाइप के थ्रू उस टैप के पानी को लेकर जाएं, तो वो पानी उस जगह पर ही जाएगा जहां हमें वो चाहिए, एक विंडो तक, किसी चेयर तक, या पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन तक, उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड। जिनके अंदर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर से फ्लो हो रहा है ब्लड, तब उनको आप डक्ट ग्लैंड्स कहते हो, और जिनके अंदर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर से नहीं डायरेक्टली फ्लो होता है, तब आप उनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में यही डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट ग्लैंड्स, इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट। जैसे उनका प्रोडक्ट क्या है, एंडोक्राइन का काम क्या है? हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सीक्रेट करना, इसका काम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। और ये क्या करती हैं? जो ये हार्मोन्स होता है, ये सारी ग्लैंड्स के डायरेक्टली बेस्ड, यानी सारी चीजें, सारी बॉडी पार्ट, सारी ग्लैंड्स, सब कुछ डायरेक्टली उनके अंदर तैर जाता है, एक तरीके से नहा लेता है। डायरेक्टली बेस्ड कहते हैं उसको, बेस्ड यानी उनमें डायरेक्ट तैरना, तब उसको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड में ऐसा होता है। फिर आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक, ग्लैंडुलर एंड कंपाउंड, ठीक। देखिए अब कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? यहाँ मल्टी लेयर्ड बनी हुई है, फिगर में भी आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स हैं। एक बड़ी नीचे लेयर दिख रही है, फिर बीच में, और इन सभी के पास न्यूक्लियस भी है। इनका काम भी क्या है? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है। और इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना केमिकल्स के और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, यानी किसी भी अगर पार्ट पे क्या हो रहा है, बहुत तेज स्ट्रेस लग रहा है, यानी ब्लड वेसल्स पे अगर स्ट्रेस लग रहा है, या हम खुद स्ट्रेस में होंगे तो हमारी बॉडी के हर पार्ट पे स्ट्रेस होगा, या हमारा कोई चोट लग जाती है कहीं तो उस पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम कंपाउंड एपिथेलियम का होता है। ये हमारी ड्राई स्किन जितना भी सरफेस है उसको कवर करती हैं। हमारा जो मुंह, बक्कल कैविटी जैसे सूख जाता है ना, तो उसमें हम सलाइवा सीक्रेट करके उसको वापस क्या करते हैं? नॉर्मल करने की कोशिश, ठीक। तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स को या पैनक्रियाटिक डक्ट्स को ये मॉइस्ट करने का काम करती हैं, वहां पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन सब जगहों पर कंपाउंड एपिथेलियम है। तो जितनी भी सेल्स आपस में जुड़ती हैं इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ, तो इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, सभी टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाता है आपस में। तो इस तरीके के जंक्शन हमारे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। टाइप जंक्शन, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। तो टाइप से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो स्टॉप कर देगा सब्सटेंस को, लीक नहीं होने देगा। एडहेर यानी चिपकना, सीमेंटिंग करना आपस में, आपस की आसपास की सेल्स को आपस में, जैसे ईंटों को सीमेंट की तरह चिपकाते हैं, तो ऐसे ही सेल्स को आपस में चिपकाना है एडहेरिंग जंक्शन। और गैप जंक्शन क्या होता है? जब हमारी जो सेल्स होती हैं उनको कम्युनिकेट करने में आयंस के थ्रू या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के थ्रू या बिग मॉलिक्यूल्स को भी आपस के उनके गैप को खत्म करके अटैच करने का काम करता है, तब आप इसको कहते हैं गैप जंक्शन। So this is all about your epithelial tissue, and our next tissue is connective tissue, which will be discussed in our next class.